ड्रामा के स्टार्ट में हम इम्प्रेस को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है और सामने खड़े यांगलिंग को मार रही होती है। कहती है डेड मैन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एप्पल उठाकर इतने तेज से मारती है कि पीछे खड़े किंग उसको रोक लेते हैं। कहती है कि ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सामने दासी बैठकर सोच रही होती है कि आज तो किंग इम्प्रेस का गला ही काट देंगे। वो देखकर कहते हैं उन्हें कि जाओ आज इम्प्रेस थोड़ी बीमार है, इसी वजह से पूरी सभा जो है रद्द की जाती है। जैसे ही वहां से यांगलिंग जाने लगता है तो कहती है तुम रुको, तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन किंग उसे उठा लेते हो और लेकर जाने लगते हैं। कहती कहाँ लेकर जा रहे हो बदतमीज कहीं के, मुझे रोको। वहाँ पर किंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते मैंने कहा ना कि पीछे बैठो। फिजिशियन यहाँ पर इम्प्रेस का हाथ चेक करते हैं तो बताते हैं कि इम्प्रेस की फिर जो फिनिक्स बॉडी है वो एकदम से ठीक हो चुकी है। तब यहाँ पर किंग कहते हैं कि ये 3 मंथ से कोमा में थी, पता करो कि इनके अंदर क्या कमी हो गई है, क्या नींद की कमी हुई या शायद पेन फील हो रहा हो या कुछ ऐसी चीज जो हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसी वजह से ये बीमार है। कहती है इसको बीमार कह रहे हो? मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, तुम बीमार, तुम्हारा पूरा खानदान बीमार, मुझे बीमार मत कहो। कहती क्या पेन, तुमने पेन की बात करी? वो उसे फिर से बड़े तेज से काटती है। किंग को कहती तुम्हें भी पेन फील हो रहा है क्या? कहते हैं क्यों पेन फील नहीं होगा? कहती ये लगता है मैं नहीं मरी हूँ। कहते हाँ तुम कैसे मर सकती हो? नीचे से दासी बोलती है प्लीज आप ऐसी बातें मत करिए, आप 3 मंथ कोमा में थी ना, मैजेस्टी आपकी बहुत चिंता कर रहे थे। कहती है क्या मतलब? कहती है कि हाँ आपका मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद आप जो है कोमा में चली गई। कहती है 1 मिनट रुक जाओ, मैं नहीं मरी हूँ, तुम लोग भी नहीं मरे हो क्या? मैं टाइम ट्रेवल करके आ गई? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर किंग कहते हैं कि देखो तुम क्या चाहती हो इम्प्रेस, बताओ। अब तो वो डर जाती है कि सच में उसके सामने किंग खड़े हैं। कहती है वो क्या है ना किंग, मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, इतने दिन वो कोमा में थी ना, जस्ट उठी हूँ तो थोड़ी सी बीमार हूँ। अभी आपसे मिलने का सही टाइम नहीं है, बाद में आइएगा जरा, अभी मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए। कहते ठीक है तो फिर आराम करो, अगर 1 इंच भी तुमसे मिस्टेक हुई ना तो देख लेना। वो बैठ जाती है डरकर। यहाँ पर दासी कहती है आपने तो एकदम ही डरा दिया था, पता है, मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई थी। कहती 1 मिनट तुम्हारा नाम क्या है? कहती है मिस आप ऐसी क्यों बातें कर रही? कहती है अरे बताओ ना। कहती है मैं आपकी पर्सनल मेड आरू। कहती है अच्छा आरू। कहती वो 3 मंथ कोमा की वजह से ना सब कुछ भूल गई हूँ। ये बताओ कि मैं अभी उठी हूँ तो ये जो यहाँ पर एम्परर थे इनका मेरे से क्या रिश्ता है और मैं इतनी ज्यादा हड़कंप क्यों मचा रही थी? इसका खास रीजन मेरा नाम क्या है? कहती है कि आपका नाम ड्रो झाओ है और आप एल्डेस्ट डॉटर हैं ड्यूक ऑफ रोंगयो की, लेकिन आपके फादर आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आपकी मदर की बहुत पहले डेथ हो गई थी। ड्रो झाओ को क्या लग रहा था ना कि जो यांगलिंग है ना शायद वो भी टाइम ट्रेवल करके आए। कहती क्या मुझे पता लगाना पड़ेगा, हम दोनों का साथ तो जम ही जाएगा। कहती ये बताओ मैं महल में आई कैसे, क्या वजह थी? तब वहां पर दासी बताती है आप यहाँ पर इम्प्रेस्ड ऑंगर से मिलने आई थी और जब इम्परर ने आपको पहली ही बार देखा तो अपना दिल हार बैठे और आपसे प्यार करने लगे। कहती है क्या धोखेबाज, एक नजर में प्यार ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। कहती है अच्छा ये बताओ मेरा मिसकैरेज कैसे हुआ? दासी कहती पता है आप ना यांगलिंग से प्यार करती थी, तब मैजेस्टी को जरा सा भी प्यार नहीं करती थी। एक बार आपके ऊपर ड्रग हावी हो गया, उसके बाद मैजेस्टी और आपके बीच रिश्ता बन गया, आप प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन आपने बिना बताए मैजेस्टी को बच्चे को अबॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैजेस्टी बहुत नाराज हुए। उन्होंने जितने भी महल में नौकर थे ना सबको मार दिया और आप सदमे में कोमा में चली गई। कहती ये क्या है? अब वहां पर वो चीज को ना दोबारा देखती है ना, कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी रीजेंट, कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो डर रही होती है। दासी कहती है डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे मैजेस्टी तुम्हारे साथ। कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। चुपचाप बैठी होती है, बहुत ज्यादा डर रही होती है। कहती है मेरी किस्मत कितनी खराब है गॉड, आप सबको कितना अच्छा जो है टाइम ट्रेवल कराते हो और मेरा देखो, मैं पहले से ही कोमा में, ऊपर से अफेयर भी किसी और के साथ नहीं है, ऐसा मत करो ना मेरे साथ। वहाँ पर वो एक नोट लिख रही होती है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने लिए एक नया दरवाजा खोल ही लूंगी और मैं दोबारा जिंदा रहने की कोशिश करूंगी। वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है धक्का मारते हुए। कहती है तुमने मेरे ब्रदर की सिंपैथी पाने के लिए बहुत दिनों तक नाटक किया, कोमा में रही, फाइनली तुम्हारा नाटक खत्म हुआ ना? और तुम क्या चाहती हो कि मेरे ब्रदर की कितनी बदनामी हुई, तुमसे यहाँ पर जबरदस्ती शादी की और दुनिया भर के धब्बे तो उस पर लग ही चुके हैं, अब तुम सेटिस्फाइड हो ना? डोजो कहती है कि आरो ये कौन है बताओ?
कहती है अब ये भी नाटक मत करो कि तुम मुझे जानती नहीं हो। तब वो बताती है कि ये योंगिंग है, यहाँ की एल्डेस्ट प्रिंसेस जो इनके फादर थे, उन्होंने जो है इस देश के लिए सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ के राजा ने इन्हें गोद ले लिया। अब ये एल्डेस्ट प्रिंसेस के रूप में यहाँ पर रहती है। कहती है ओ सिस्टर इन लॉ, बहुत ही स्पॉइल्ड सिस्टर इन लॉ। हंस रही होती है, कहती सिस्टर इन लॉ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इम्प्रेस के महल में जबरदस्ती एंटर किया जाए तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? कहती है उसकी पनिशमेंट ये होगी कि उन्हें जबरदस्ती नील कर डाउन कराया जाएगा और 70 कोड़े मारे जाएंगे। योंगिंग कहती है तो मुझे डराने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो, मेरा ब्रदर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं करेगा, सजा तुमको ही मिलेगी। कहती इम्प्रोर तुमसे प्यार करते हो तो मुझसे क्या करते हैं? पता है मैंने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा लेकिन तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बताओ, उन्होंने मुझसे शादी कर ली, मैं उनकी इम्प्रेस हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या बताऊं? कुली बेवकूफ नजर आती है, वो धक्का दे देती है, कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सामने जाकर फिर से डुओ जाओ बैठ जाती है, कहती याद रखो अकॉर्डिंग टू लॉ तुम्हें सजा मिलेगी। कहती मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, अभी जाकर अपने ब्रदर से बताती हूँ। तब यहाँ पर डो जाओ कहती है कि ब्रदर से बताने की क्या जरूरत है, ब्रदर तुम्हारे फादर समान, मैं तुम्हारी मदर समान। जाओ, इस तरह की बातें तो मदर और डॉटर में चलती रहती हैं। वहां से वो गुस्सा होकर चली जाती है। दासी कहती है आपने तो कमाल कर दिया। अभी हम देखते हैं कि इधर मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं और उन्हें याद आता है बचपन का एक सीन जब वो नील डाउन होकर बैठे हुए थे कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहते थे कि उनकी माँ को मेडिसिन दिया जाए, लेकिन यूनिक बोलते हैं कि मेडिसिन नहीं मिलेगी क्योंकि मैजेस्टी ने साफ मना कर दिया है और तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगा। तो झावा जाती है, कहती है कि मैं फिजिशियन को जानती हूँ, रुको मैं उन्हें लेकर आती हूँ। कहता है थैंक यू सो मच। पहले का सीन याद करता है जहाँ पर उसने सारी दासियों को मार दिया था। कहती है कि तुमने भला क्यों मारा, फोर्सफुली प्रेग्नेंट हुई थी, मैं तुम्हें हस्बैंड भी नहीं मानती हूँ। डुओ झाओ सिर्फ एक पर्सन से प्यार करती है, वो है योंगलिंग, और नेक्स्ट लाइफ में भी वो उसी से ही प्यार करेगी। तुम जैसे डॉग के बच्चे को भला पैदा भी कौन करना चाहेगा, कभी भी नहीं। अच्छा हुआ वो मर गया, अपना खुद भी वहां पर बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुम मुझसे मुझसे इस हद तक नफरत करती हो कि जिसकी मैं कोई सीमा भी नहीं लगा सकता। तब तक वहां पर योंगिंग आ जाती है, कहती है ब्रदर देखो ना उस इम्प्रेस ने मुझे क्या कहा। कह रही है कि अब मेरे फादर हैं और वो मेरी मदर, भला इस तरह का कंसर्न कोई दिखाता है? उसने मुझे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया। इस पर मैजेस्टी कहते हैं आखिर गलत क्या कहा, उसने सही ही तो कहा, और वैसे भी अभी वो बीमार है, तुम उसे प्रोवोक क्यों कर रही हो, जाओ यहाँ से। यहाँ पर मैजेस्टी को हंसी आ रही होती है कि रो जाओ, तुम जब से उठी हो बहुत ही डिफरेंट नजर आ रही हो, काश तुम ऐसे ही रहो। वो खा रही होती है, कहती है कि देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, पता नहीं क्या हुआ, तुम भी खाओ ना। कहती नहीं ये रूल्स के अगेंस्ट है, एक दासी भला आपके साथ कैसे खा सकते। तब तक मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते भरपेट खाया ना, लगता है रिकवर हो गई हो। कहती है नहीं अभी तक तो नहीं। थैंक यू मैजेस्टी कि आपने कंसर्न जगाया। मैजेस्टी फिर से उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ये बताओ तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी, हैप्पी रहोगी। वो धक्का देकर पीछे हट रही होती है और उसके चेस्ट पर हाथ रखती है तो नोटिस करती है कि मैजेस्टी की बॉडी तो बहुत अच्छी है। कहती है मैजेस्टी पता है मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मैजेस्टी तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेते, चलो साथ में कुछ वक्त बिता लेते हैं। कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा है ना। वो तुरंत ही उसको बिस्तर पर लेकर जाते हैं, कहती है कि अरे अभी दिन है। कहते हैं कि यहाँ पर दिन रात सब मेरे हिसाब से चलता है, मैं एम्परर हूँ। कहती है एक मिनट। वहां पर मैजेस्टी जरा सा भी लेट नहीं लगाते हैं, कहते हैं मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन मैजेस्टी उसके फोरहेड पर किस करते हैं, दोनों अपनी रात बिताते हैं साथ में। वहां पर जब वो मैजेस्टी को देखती है सोचती है कि कितनी हैंडसम, लेकिन मैं पता नहीं उस बेवकूफ यांगलिंग के चक्कर में कैसे पड़ी। उसने मुझे फंसाया, जानबूझकर मैजेस्टी के खिलाफ भड़काया ताकि मैं मैजेस्टी को से बहुत नफरत करूं, लेकिन अब जजमेंट का टाइम नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। कहती बस ऐसे ही। उसे फिर से किस करती है। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ये चेंजेस आए हैं उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वो मैजेस्टी को तैयार करती है, दासी आती है, कहती है कि आपको बुलाया गया है। मैजेस्टी को वो बाहर भेज रही होती है, कहती है क्या जबरदस्ती है मुझे बाहर भेजने की। तब तक सामने से डो चरण आ जाती है। डो चरण को जो है वहां पर डो झाव लेकर आई थी, लेकिन हमेशा से वो मैजेस्टी का दिल जीतना चाहती थी। मैजेस्टी को देखते ही नीचे बैठ जाती है, कहती मुझे पता है मैजेस्टी आपने बहुत सफर किया है। मैजेस्टी उसको जरा सा भी भाव नहीं देते हैं, कहती वो तो मैं वक्त आने पर अपना काम निकलवा ही लूंगी। रोते रोते जा रही होती है, कहती इम्प्रेस मुझे अभी पता चला कि आपको वहां से बाहर आ गई। पता है मैजेस्टी को आप जरा सा भी खुश नहीं कर पाई, मैजेस्टी ने आपको कितना मिस किया। मैंने भी आपको मिस किया, एल्डर सिस्टर बहुत मिस किया। प्लीज अब मेरी बहुत लोवेस्ट पोजीशन है, आप कहिए ना कि मैजेस्टी बस मेरे साथ एक बार रात बिता ले।
ताकि मेरा ओहदा भी बढ़ जाए। वो वहाँ पर तुरंत डोजो के पैर पकड़ लेती, कहती प्लीज़ एक बार आप मैजेस्टी से कह दीजिए ना कि मेरी तरफ देख लें। कहती अरे छोड़ ना क्यों पकड़ रखा है मुझे? अभी नई वाली डोजो एकदम से जानती थी कि ये धोखेबाज एक नंबर की ढोंगी है। कहती चलो तुम्हें जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी। कहती थैंक यू सिस्टर, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। नाटक करके वहाँ से मटक-मटक कर चली जाती है। लेकिन इसका खुलासा तो जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा। इसे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? दासी बताती है कि आप इसे पर्सनली लेकर आई थी। पता है मैजेस्टी ने तो आपको कितना मना किया था, लेकिन आप ही जिद पर अड़ी थी। कहती कोई बात नहीं, पिछली वाली डॉज बेवकूफ़ थी लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ और यहाँ पर सब कुछ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लेकिन मैं कुछ भूल भी रही हूँ। कहती है कि उस योंगलिंग का भी मुझे खात्मा करना है। इधर अभी हम योंगलिंग को देखते हैं जो धीरे-धीरे जो है इम्प्रेस की तरफ बढ़ रहा होता है। हाँ, मुझे पता चला है कि आप ठीक हो गए हैं तो मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। कहती इतनी फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रेस और कॉमन पीपल के बीच एक दायरा फिक्स होना चाहिए। कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कौन-सा दायरा फिक्स करना चाहती हो। वो सामने निकल कर आती है, कहती है कि ये मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन है कि जेड वाइन के बारे में तुम्हें पता है? कहते हैं इम्प्रेस आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ पर वो बीच-बीच में ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी ताकि उसे पता चले कि क्या पता वो मॉडर्न एरा से आया हो। ये भी उसे जानना था, लेकिन अब वो इतने सारे क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसने टाइम ट्रैवल नहीं किया है। कहते हैं इम्प्रेस आप कुछ बदली हुई लग रही है। कहती हाँ, बदली हुई तो हूँ। कहते हैं कि लेकिन आप इस तरह बाहर के गॉसिप मत सुनिए। मेरी फीलिंग थोड़ा-सा चेंज हो गई है। कहते कौन सी फीलिंग? कहती है बस ऐसे ही अभी तुम यहाँ से जाओ, वैसे एम्परर के लिए मैं कुछ भी करूँगी। यहाँ पर जो है यांगलिंग को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये मेरे से कैसे हट सकती है? अगर ये मेरे से डिस्ट्रैक्ट हुई तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। क्या इसे मेरे प्लान के बारे में पता है? यहाँ पर इम्प्रेस कहती है कि तुम्हें तो मैं अच्छे से जानती हूँ दुष्ट कहीं के तुम हमेशा से मैजेस्टी को धोखा देना चाहते थे। लेकिन असली चेहरा मुझे पता चल चुका है। तभी इनविटेशन आता है उसे बुलाने के लिए। यहाँ पर साफ-साफ यांगलिंग कहता है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि आपको आराम करना चाहिए? डोजो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मेरे मामले में हस्तक्षेप ना करो। वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं क्योंकि योंगिंग का बर्थडे होता है तो सब वहाँ पर आए हुए होते हैं। डोजो को भी बुलाया गया होता है, लेकिन योंगिंग का सिर्फ एक मकसद होता है डोजो को परेशान करना। उसको तरह-तरह के तोहफे दिए जा रहे होते हैं। तो योंगिंग कहती है डोजो क्या मेरे साथ तीरंदाजी करोगी? कहती तीरंदाजी का आदेश दिया है तो भला मैं रिफ्यूज कैसे करूँगी? पर आर्चरी को पकड़ते ही जान जाती है कि जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये ओपन ही नहीं होगी ना तो खींच सकती है। इसका धागा इतना टाइट बंधा है। दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं और कहती है कि चलो तैयारी करो। वहाँ पर डो चरण जो होती है ना उसको इशारा करती कहती है एल्डर सिस्टर चलो ना हम दोनों साथ में चलते हैं। व्हाइट फॉक्स को पकड़ कर मारेंगे। कहती हाँ हाँ चलो चलते हैं। दासी कहती है कि आप मत जाइए। कहती है अरे डेंजर मेरे साथ नहीं, मैं डेंजर के साथ घूमती हूँ। आधे रास्ते में आने के बाद वहाँ पर डो चरण स्माइल कर रही होती है कि आज तुम मर जाओगे। तभी सामने से जो है योंगिंग आ जाती है और तीर सामने लगा देती है कि मैं तुम्हें मार डालूँगी। कहती है जानती हो कि इसका परिणाम क्या होगा? कहती परिणाम क्या? बता दूँगी कि तुम हॉन्ट करते टाइम मारी गई। वो हँसने लगती है, कहती है कि हॉन्ट करने टाइम कट्स हैं तो मार कर दिखाओ। वो चरण क्या करती है ना तीर के आगे जानबूझकर वहाँ पर योंगिंग को कर देती है। जी आ जाते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसका परिणाम जानते हो? कहती ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने आए? वहाँ पर अब मैजेस्टी का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। कहती वाह क्या हैंडसम पर्सन है। इसी वजह से तो मुझे इस बार आने पर इससे और भी प्यार बढ़ता जा रहा है। एकदम हीरो स्टाइल में इसने वो तीर रोक ली। कहते हैं कि तुम्हें इतनी फ्रीडम दी गई है प्रिंसेस योंगिंग, इसी वजह से तुम जो है लिमिट से बाहर जा रही हो और दुर्योधन तुम्हें जो है पूरी सज़ा मिलेगी। चलो महल के अंदर आओ। अब वो सामने खड़ी होती है और उसे पता चल जाता है कि अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इधर वो बार-बार कह रही थी कि मैजेस्टी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ माफ़ भी कर दीजिए ना। मैंने तो कहा था कि मैं आपको बुलाऊँगी, लेकिन जल्दबाज़ी में मैं भूल गई। वैसे भी क्या अकेले आना कुछ ज़्यादा ही गुनाह हो गया क्या? कहती है प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम ना कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। कहता है कि मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि तुम अकेले आई हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो उसको किस कर लेती है। मैजेस्टी तो शॉक में ही चले जाते हैं कि जो लड़की उससे इतनी नफ़रत करती थी, आज भला वो उसे इतना प्यार क्यों कर रही है। कहते क्या हुआ अब इतना उदास क्यों हो गए? मेरा किस अच्छा नहीं लगा क्या?
हम देखते हैं कि मैजेस्टी ने पहले ही अपने आदमियों को जो है डुओ झाओ के पीछे भेज दिया था और वो हर एक चीज की जानकारी मैजेस्टी को लगातार दे रहे थे। जो है डुओ झाओ पर आक्रमण करने का सोचती थी, उसे मारने का सोचती थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता था। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं, याद रखो कि मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं खो सकता हूँ। मैजेस्टी उसको अपनी बाहों में उठाते हैं और महल के अंदर लेकर चले जाते हैं। पूरे महल में एक खबर फैल जाती है कि मैजेस्टी को फाइनली उनकी प्रेमिका मिली गई। आज से पहले वो किसी को भी इस तरह अंदर लेकर नहीं गए हैं। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहती है कि ये मैजेस्टी कुछ अलग तरीके से नहीं बिहेव कर रहे हैं, क्या इन्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं है, मुझे तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यार है। बहरहाल वो अपने हाथों को देखती है, ब्रेसलेट पहन रखा होता है और ब्रेसलेट में होती है पावर, मतलब आने वाली चीजों के बारे में उसे पहले से ही पता चल जाएगा। और इसी टाइम उसे पता चलता है ब्रेसलेट को छूने से कि दासी अटैक करने वाली है मैजेस्टी पर। कहती है, अरे मुझे जाना पड़ेगा। वो बहुत तेज से भागती है, कहती मैजेस्टी मैजेस्टी मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। और इधर सच में दासी अटैक करने आती है तो वहां पर बीच में ही डुओ झाओ रोक लेती है। दासी कहती, मैं तुम्हें मार डालूंगी, याद रखो मैं यूजी फैमिली से हूँ, पूरी इंटायर फैमिली को तुमने मार डाला। अब यहाँ पर डुओ झाओ कहते, इंटायर फैमिली को मारा क्योंकि तुम लोग रिबेलियन थे, तुम अकेले बच गई थी ना, सारी मास्टरमाइंड तुम ही हो। तो तुरंत ही कोल्ड पैलेस भेज दिया जाता है। इधर उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लगी होती है। दासी को तेज से रो रही होती है कि देखो ना कितनी चोट लग गई। कहती, इतनी भी नहीं लगी जितना तुम रो रही हो, ठीक हो जाएगा। तब तक वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते, जाओ तुम यहाँ से। वो उसका हाथ देखते हैं और तुरंत ही नीचे बैठ जाते हैं। कहते हैं, लाओ मैं तुम्हारे हाथ में मेडिसिन लगा देता हूँ। कहती, मैजेस्टी आप प्लीज ऐसे मत करिए। कहते हैं कि नहीं करना तो पड़ेगा ही, आखिर तुम मेरी जिंदगी में इकलौती इम्प्रेस हो, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी और तुम्हें लगता है मैं पीछे बैठूंगा। वहां पर वो सोच रही होती है कि मैंने कितना बुरा किया पिछली बार, और रॉयल ब्लड लाइन को भी खत्म कर दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस बेवकूफ यांग लिंग के चक्कर में पड़ गई। कहते, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कुछ मैंने गलत कह दिया क्या, या दर्द हो रहा है। कहती, नहीं दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। कहते हैं, अब ठीक लग रहा है, मैं हाथ पर और सही से दवा लगा दूं। वो अभी भी बस देख रही होती है और जाकर फिर से मैजेस्टी को किस करने वाली होती है। कहते, क्या अभी दर्द नहीं हो रहा है क्या जो किस करने आ गई। कहती, नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनकर रहूंगी। पता चलता है कि जब उसे ड्रग दिया गया था तो मैजेस्टी उसे छूना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अगर वो उसके साथ वक्त ना बिताते तो वो मारी जाती। कहते, मुझे माफ कर दो लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। और उसके साथ वक्त बिताने के बाद यहाँ पर जो है डुओ झाओ को क्या लग रहा था ना कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है। कहते हैं, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, एक दिन जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम बहुत पछताओगी। वो उसकी तरफ देख रहा होता है। कहता है कि मैं इस मूवमेंट को लेकर खुश रहना चाहता हूँ, पता नहीं कब तुम्हारी याददाश्त आ जाए। वहाँ पर खान्स आए हुए होते हैं और साथ में वहाँ के प्रिंसेस भी आई हुई होती है जिनका यूनिक चार्म होता है। वो डांस करके मैजेस्टी को दिखा रही होती है। कहती, वाह 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 बहुत अच्छा डांस। वो मैजेस्टी उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं तो इस पर डुओ झाओ को बड़ा गुस्सा आता है, उसको बहुत जलन हो रही होती है। जो प्रिंस होते हैं कहते हैं कि मैं आपके लिए 1 मिलियन कॉइन्स के लगभग एक बेड लेकर आया हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए और ये बेड ले लीजिए। कहती, ये बिल्कुल भी बेकार है। कहते, क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहती हो। कहती है कि ये मुझे नहीं लेना है, तुम इसको ले जाओ। कहते हैं, क्या मतलब भला हम लोग इसको क्यों ले जाएं। कहती, जितना पैसा हम लोग तुमको इसको लेने में देंगे ना उतना आर्मी के ऊपर खर्च कर देंगे, हमारे लिए वही सही है। बार बार खान कह रहे होते हैं कि ले लो, लेकिन वो बार बार मना कर रही थी। ये ज्वेलरी नहीं लेनी हो तुरंत ही कैलकुलेट करके बताती है कि देखो मिलिट्री के पास वैसे भी खाने के कम पैसे हैं और मैं इस तरह पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। मैजेस्टी कहते हैं, ठीक है जो इम्प्रेस ने कहा वही होगा, आप लोग वापस जा सकते हैं। मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं तब यहाँ पर यंगलिंग जाता है। कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया उन लोगों को वापस करके, आपने किया तो हमारे राज्य का क्या होगा, यहाँ पर हमारी कितनी बदनामी होगी। तब मैजेस्टी कहते हैं, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलिट्री में जो भी चीजें भेजी जा रही है उसमें से सब कुछ आधा बेकार है, इन सब चीजों का पता लगाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर इम्प्रेस आ जाती है। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते, उन दोनों के बीच बढ़ता हुआ प्यार देखकर यंगलिंग जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तब दासी कहती है कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही रहे, आपके भी तीसरा कोई एंटर ना कर पाए। कहती, हाँ वैसे भी मेरे मैजेस्टी हैं ही इतने वाइस रूलर, हर चीज अपने ढंग से करते हैं। कहते हैं, इसी वजह से तो तुम मुझे पसंद हो। कहती, हाँ इसी वजह से तुम भी मुझे पसंद हो। वो दोनों हाथ पकड़े हुए होते हैं। इस पर यांगलिंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। कहती, वैसे मुझे लगता है ना कि बाकी लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब मैजेस्टी कहते हैं, और यांगलिंग अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए क्योंकि इस तरह कब तक सिंगल रहोगे।
अब इस पर यांगलिंग कहता है कि तुम जरूर कुछ न कुछ ऐसा कर रही हो जिससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि इम्प्रेस के पास जो है दासी आती है और बताती है कि बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कहती है ठीक है आने दो। जनरल आ जाते हैं, कहते हैं कि आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा था ना, इसलिए वजह से मैं आ गया। मैंने ये चीज प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा था, मैंने आर्मी के लोगों को कपड़े देने के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा था। कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था। कहती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता था, मुझे आदमियों के कपड़े तो मैं खुद वहां पर जाकर देखूंगी। लचर चिल्लाने लगते हैं कि आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। फिर से ब्रेसलेट चमकने लगता है। पता चलता है कि आर्मी के कार्यों को पूरा न कर पाने की वजह से उसी में विद्रोह छिड़ जाएगा। जितने भी अगल बगल के लोग होंगे आर्मी का फायदा उठा लेंगे और राजा को भी मरना पड़ेगा। हुराम चारों तरफ मचेगा। कहती मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे आर्मी को कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। तुरंत ही जाऊंगी। पीछे से दासी भी भागते हुए जाती है। वो आदमी को कपड़े पहनकर अंदर जाने के लिए खड़ी हो जाती है। तब इस पर वो जनरल रोकने लगते हैं कि अंदर चलने की जरूरत नहीं है। सब सैनिक जो है ग्रेट करते हैं। वो एक एक चीजों को देख रही होती है, वहां पर सब चीजों को नोट कर रही होती है कि ये बताओ कि यहाँ पर जो सैनिक है उनके कपड़े कहाँ हैं। सैनिकों के कपड़े ऑलरेडी वो देखकर बहुत घबरा गए होते हैं क्योंकि फटे पुराने एकदम उन लोगों ने कपड़े पहन रखे होते हैं। वो एक जोड़ी कपड़ा रख लेती है और वहां से निकल जाती है। इस पर जनरल बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। वो हथियार देख रही होती है जो काफी पुराने होते हैं। कहती है इन सब हथियारों को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी नजर योंगिंग पर पड़ती है जो एक ओल्ड लेडी को ऊपर निशाना लगाकर बैठी होती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, वैसे भी तुम मरने के लिए ही पैदा हुई हो। इतनी देर में वो सामने आकर खड़ी हो जाती है कि खबरदार तुम्हें तमीज नहीं है कि वो ओल्ड लोगों से कैसे बिहेव किया जाता है। कहती है और तुम्हें पता नहीं है कि इसे मारने के लिए मैं आई हूँ। तुम हो कौन चढ़ दे रही हो। कहती है कि मैं यहाँ की इम्प्रेस हूँ। कहते हैं निकलो यहाँ से वरना मैं अपने भाई को बता दूंगी। कहती है ब्रदर को जाओ बता दो। हाँ वहां पर वो तुरंत सामने खड़ी होती, कहती मारो। तब तक मैजिस्ट्री आ जाते हैं। कहते हैं 1 मिनट योंगिंग, तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो, और अगर तुम्हें इंसानों को मारने का शौक है तो क्या तुम्हें मार कर दिखाऊं। और अपनी सिस्टर इन लॉ से कोई इस तरह बात करता है। ब्रदर आपने इसकी बातें तो सुनी ही नहीं। कहते हैं तब इस पर मैजिस्ट्री कहते हैं जाओ 20 राउंड इससे पूरे ग्राउंड के लगाओ तब तुम्हें समझ में आएगा। कहते हैं क्या हुआ तुम बताओ यहाँ पर क्या करने आई थी। कहते हैं मुझे आपसे बात करना है, ये मैटर बहुत ही जरूरी है। बाहर हम देखते हैं कि जो दासी होती है ना उस ओल्ड लेडी को कुछ पैसे देती है। कहती है जाओ अपनी जिंदगी आराम से बिताना, याद रखो कि तुम पूरी तरीके से फ्री हो। इधर वो नीचे बैठ जाती है। कहती है कि मैजिस्ट्री पता है मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ कि मैं यहाँ पर बिना बताया ही, लेकिन अगर आप सोल्जर्स के कपड़े देखेंगे, इस तरह के आर्मर देखेंगे तो आपको नहीं लगता है कि ये कितनी गलत बात है कि आप आर्मी के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मुझे पता है कि तुम यहाँ किसी खास मकसद से आई हो, लेकिन अपने आप पे बिहेव सही से करो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। कहती हाँ ठीक है। इधर हम योंगिंग को देखते हैं जिसे लगातार मारा जा रहा होता है। उसे 20 डंडे तो मारे ही जाते। यांगलिंग आ जाता है, कहता है चलो सब लोग यहाँ से जाओ, कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। कहते देखो मैं जानता हूँ कि तुम उस जोझाओ से बहुत नफरत करती हो, तो चुपके उन्हें साथ में हाथ मिला दे। कहती है कि इस तरह की बातें तो तुम मुझसे बिल्कुल मत करो। तो यांगलिंग कहता है मुझे ये भी पता है कि तुम जो है मैजेस्टी को प्यार करती हो। कहती हाँ बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है और मैं उसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ। आज नहीं तो कल मैं उसे अपना बना ही लूंगी और यहाँ की इम्प्रेस बनूंगी, देखना, और तुम्हें भी यहाँ से भगा दूंगी कि तुम मुझे मॉक न कर पाओ। कहते हैं मैं आपको मॉक करने नहीं आया हूँ, तुम्हें भी पावर चाहिए और मुझे भी पावर चाहिए, इन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं और फिर तुम अपने मैजेस्टी से शादी कर लेना और मैं डुओ झाओ से शादी कर लूंगा। हम दोनों का मकसद एक है तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाए। कहती है कि ठीक है। इधर इम्प्रेस बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कुछ, तो आरू कहती क्या हुआ। कहती आखिर अभी तक मैजेस्टी आया क्यों नहीं है। कहती है सर्वेंट ने पूछा था लेकिन जरूर कुछ ना कुछ जरूरी काम वो हैंडल कर रहे हैं, इसी वजह से नहीं आए हैं। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी एक एक की बातें सुन रहे होते हैं, जहां पर मैजेस्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो इम्प्रेस की बातों में आकर ऐसा काम कर रहे हैं जो इस राज्य को नीचे की तरफ ले जाएगा। वहां पर योंगिंग आ जाती है। कहती है कि मुझे पता है कि मेरी सिस्टर जो है सोल्जर की हेल्प करना चाहती है, लेकिन मेरे फादर ने जो आर्मी तैयार की है उसे इस तरह क्यों खतरे में डाल रहे, उनकी वजह से कितनी दिक्कत बढ़ गई है। पता है कितने सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, वो उन्होंने जो वहां पर हस्तक्षेप किया है उसकी वजह से। वहां पर तक यांगलिंग भी आ जाता है। कहता है कि मेरे पास सबूत है। कहते हैं मुझे भी सबूत दिखाओ, मैं भी तो देखूं। वैसे इम्प्रेस ने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है, वो बहुत ही इनोसेंट है।
तब तक पीछे से कि वहां पर डुओ झाओ भी आ जाती है सारे सबूत लेकर, एक एक सबूत जो है सोल्जर के कपड़ों में छेड़छाड़ करके उन्हें बनाए जा रहे थे इतनी ठंड में। मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस बहुत ही लॉयल, बहुत ही अच्छी है, इसी वजह से अगर किसी ने भी आगे चलकर उन्हें कष्ट देने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यांगलिंग कहता है कि आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपको लगता है ना कि इम्प्रेस बहुत अच्छी है तो आपको ये जगह छोड़ देनी चाहिए और अपनी वाइफ के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। सेम योंगिंग भी कहती है। अब एक एक मंत्री भी आगे आ रहा होता है कि आप इनकी बातों में मत आइए। तब मैजेस्टी कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की बात ही मानूंगा और किसी की बात नहीं मानूंगा। वहां पर बहुत सारा सोना भी आ जाता है। कहती है कि देखो ये सब मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर खतरा पैदा करूंगी, अगर मैंने खतरा पैदा किया तो मुझे सजा मिलेगी, अगर मैंने लोगों को बचा लिया तो साथ में जितने लोगों ने मेरे खिलाफ यहाँ पर बोला है ना उनको सजा मिलेगी। योंगिंग कहता है ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। वहां पर मैजिस्ट्रेट उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते आज से कोई भी इम्प्रेस के ऊपर डायरेक्ट उंगली उठाएगा ना तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा, याद रखो। सब नीचे बैठ जाते हैं और बेचारी योंगिंग का प्लान फिर से फेल हो जाता है। इधर वो बैठी हुई होती है, तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं कि चलो अब बैटल पूरी तरीके से टल गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने सब कुछ पहले से ध्यान दिया था। कहती है कि हाँ मुझे पता है, थैंक गॉड तुमने मेरी बात मानी। कहते बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। कहते हैं रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि फिर भी चाहिए तो कुछ ना बताओ। कहते हैं कि बस मेरा स्टेटस मेरे पास है। कहते तुम सीरियस हो, स्टेटस तो तुम्हारे पास ही है ना। कहते हैं कि नहीं, बहुत ही जल्दी ऐसा लगता है ना कि प्लेग आने, ट्रबल फिर से आने वाली है, इसी वजह से आपको फिर से तैयार रहना पड़ेगा। कहते हैं ठीक है। यांगलिंग खड़ा होता है, कहता है कि वो काफी चेंज हो गई है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, अगर प्यार करती है तो इस तरह वो जो है मैजेस्टी के लिए इतनी डिवोटेड नहीं होती। कहते हैं कि वहाँ पर योंगिंग आ जाती है, कहते हैं सारा प्लान रूइन हो गया है, लेकिन डेंजर फिर से हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैजेस्टी को खतरे में डाला जा सके। उसकी वीकनेस सिर्फ एक ही है, वो है डुओ झाओ, और किसी तरह अपॉर्चुनिटी पाकर हमें उसको मार देना चाहिए। वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैजेस्टी का दिल तेजी से धड़क रहा होता है, वो भी उसके बगल लेट जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन पीछे से योंगिंग आ जाती है। कहती है कि तो तुम इसके प्यार में इतना पागल हो गए हो मैजेस्टी, लेकिन याद रखो कि सिर्फ तुम मेरे हो। वो क्या करती है ना, मैजेस्टी जाकर ड्रिंक देती है और लेकर जाती है। कहती है कि बचपन में मैं आपके लिए बनाया करती थी ना, ये लीजिए मैं लेकर आई हूँ। वो जैसे ही खाते हैं कि योंगिंग कहते हैं ड्रिंक भी कर लीजिए। कहते हैं ड्रिंक, कहती है कि हाँ आप ड्रिंक कर लीजिए ना। जैसे मैजेस्टी ड्रिंक करते हैं ना तो उन्हें चक्कर आने लगता है। कहती क्या हुआ, मुझे लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए, उसने उसमें ड्रग मिला दिया होता है। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते डुओ झाओ डुओ झाओ। उसे उसके अंदर डुओ झाओ नजर आ रही होती है। कहती हाँ मैं डुओ झाओ ही हूँ। और अब मैजेस्टी की जब आंखें खुलती है, कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कहते ब्रदर मैं तुम्हें अपना भाई मानती ही नहीं हूँ। कहते हैं कि बचपन से साथ में रहे, कम से कम इतनी तो तमीज तुम्हें होनी चाहिए थी ना। कहती है कि मेरी एक ही फैमिली है बस तुम। कहते हैं यहाँ से हट जाओ। वो हेयर पिन निकालते अपने हाथ पर मान लेते, मैंने कहा ना कि यहाँ से दूर हटो। कहती है कि आखिर क्यों मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हो, मैंने तो आपसे इतना प्यार किया है। इधर डुओ झाओ क्या करती है ना, खूब सारे पेस्ट्रीज वगैरह तैयार करती है। कहती है कि मैं जा रही हूँ मैजेस्टी के पास, लेकिन दासी खूब तेज से रो रही होती है। कहती है कि पता है योंगिंग और मैजेस्टी दोनों साथ में रात बिता रहे हैं। उसके हाथ से सारी पेस्ट्री नीचे गिर जाती है और वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। कहती है कि आपको रोने की जरूरत नहीं है। कहती है कि क्या सच में मैजेस्टी का प्यार सिर्फ मेरे लिए एक धोखा था। तभी मैजेस्टी से पीछे से आ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। जो ब्रेसलेट होता है ना उस पर भी स्क्रैच पड़ जाता है। कहती है देखा प्यार में भी आखिर ये धोखा आ ही गया। कहते हैं मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। कहती है कि जाओ तुम उसे कंकुमाइन बना लो, तुम तो उससे प्यार करते हो ना, बचपन का प्यार है तुम्हारा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। वो अपना ब्रेसलेट भी तोड़ देती है। मैजेस्टी वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि याद रखो कि तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। दासी आपस में बात कर रही होती है कि पता है जो प्रिंसेस योंगिंग है ना वो मैजेस्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए चली गई। बेचारी इम्प्रेस का तो बुरा हाल हो गया, लेकिन योंगिंग पता नहीं अपने आप को क्या सोचती है, वो तो इम्प्रेस के सामने एक उंगली भर के बराबर भी नहीं। तब तक वहां पर योंगिंग आ जाती है और दोनों दासियों को मार देती है, उन दोनों का गला दबा देती है और चेहरा पूरा खराब कर देती है। कहती है मेरे बारे में बकवास करोगी, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीछे से उसकी दासी कहती है कि हाँ सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर, उनसे सुंदर कोई भी नहीं है। और इम्प्रेस इम्प्रेस तो मेरी ही मिस प्रिंसेस के सामने टिक भी नहीं सकती। कहते जाओ और इन दोनों को ना मैं मगरमच्छ के सामने छोड़ दो ताकि ये वहां पर मरते रहो, खुद से पागलों की तरह हंस रही होती है। दूर से मैजेस्टी देखते हैं, कहते ये क्या कर रही थी तुम।
कहती है कि मैजेस्टी मुझे पता है कि आप मुझे अपनी कंकुबाइन बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। कहते हैं हाँ, मैं कंकुबाइन बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह का बिहेव करोगी ना तो मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत भेज दूंगा। याद रखो कि मैंने तुम्हें किस लिए अपनी कंकुबाइन बनाने के लिए माना था। कहती है ब्रदर मेरी बात तो सुन लो। कहते हैं नहीं, जाओ यहाँ से। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी के सामने फिर से योंगिंग आ जाता है। कहता है कि इंटरनल पैलेस में बहुत सारी चीजें चल रही, आपने योंगिंग के साथ रात बिताई और अब आप उसे अपनी कंकुबाइन बनाने के लिए तैयार भी नहीं है। सब कहते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। कहते हैं एक्सप्लेनेशन किस बात का। योंगलिंग आ जाती है। कहती है कि मैजेस्टी अगर आपने मुझे यहाँ पर अपनी कंकुबाइन नहीं बनाया ना तो मैं अपना गला काट दूंगी। वही औरत वहाँ पर आ जाती है और आरोप लगाती है कि जो योंगिंग के फादर थे असल में वो रियल रिबेलियन थे, उनकी वजह से 50,000 सैनिक मारे गए थे क्योंकि वो एनिमी से मिल गए थे। कहती क्या बकवास कर रही हो। कहती हाँ, जिस एनिमी से मिले थे मैं उस साम्राज्य की इम्प्रेस हूँ और बैटलफील्ड वाले दिन वो खुद मिलने आए थे और मेरे पास इसका सबूत है। कहती क्या सबूत है। कि इन्वेस्टिगेशन पहले से ही बिठाई जा चुकी थी वहाँ पर। यांगलिंग कहता है कि तुम बकवास कर रही हो। कहती बकवास नहीं कर रही हूँ, ये रहे सबूत। वो एक एक करके सब कुछ वहाँ पर मैजेस्टी को सौंप देती है। मैजेस्टी कहते हैं फाइनली यांगलिंग तुम्हारा पर्दा भी फांस हो चुका है, तुम अब ज्यादा देर तक नहीं बच सकते हो। और साथ में योंगिंग को कहा जाता है कि कोल्ड पैलेस में भेज दो, अब इसको कभी भी कोई फेवर नहीं मिलना चाहिए, एक कॉमेंट की तरह रहेगी। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए ना। भले ही वो फेक रात थी लेकिन थी तो। इधर फिर से मैजेस्टी उसको छोड़कर जाते हैं डुओ झाओ के पास। कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने वाला था लेकिन मैं चाहता था कि सारे सबूत सामने आ जाए। पता है उस रात मुझे जरा सा भी होश नहीं था लेकिन मैंने फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल किया। कहती है कि तो मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया, बताओ ना। वो उसको तुरंत ही गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि वैसे भी मैं तुम्हारे सिवा किसी को छू भी नहीं सकता, जिस दिन छूऊंगा उस दिन अपनी जान दे दूंगा। वहाँ पर दोनों फिर से अपनी रात बिताते हैं। इधर योंगिंग आ जाती है। कहती है मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, ये सब इस इम्प्रेस की वजह से हो रहा है ना, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं इससे अच्छी लाइफ आपको दूंगी, इससे अच्छे से आपके साथ रहूंगी, आप इसको हटा दीजिए। वो मारने चलते हैं इम्प्रेस को तो मैजेस्टी कहते हैं दूर हटो, वहां पर उसे नीचे गिरा देते हैं। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें डर तो नहीं लगा ना। कहती डर नहीं लगा है, आप जाकर अपना काम करिए। वहां पर मैजेस्टी उसके साथ ही रहते। कहती अरे मैंने कहा ना जाकर अपना काम करिए। लेकिन इधर यांगिंग के पास अब दूसरा रास्ता था, वो कोल्ड पैलेस जाता है डुओ चरण के पास। कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छा रास्ता है, तुम अभी भी मैजेस्टी के पास जा सकती हो, इम्प्रेस बन सकती हो। कहती है लेकिन मैजेस्टी ने तो महल से निकाल दिया, अब तो मुझे वो चेरिस भी नहीं करते। कहते करेंगे, अभी करेंट इम्प्रेस के प्यार में वो पागल हो चुके हैं, अगर तुम उन्हें मार दो ना तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। वो उसे जहर देता है कि जाकर उसे दे दो। मैजेस्टी के साथ बैठी होती है। कहती ऑरेंज खा लो। कहते क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हो। वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी जो डुओ चरण होती है ना अपना आधे कपड़े निकाल कर बहुत ही सेक्सी अंदाज में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। कहती है मैजेस्टी मैजेस्टी देखिए ना मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आई हूँ। कहती है मैजेस्टी अब इस तरह मुझसे दूर भी मत जाइए ना, लीजिए ड्रिंक कर लीजिए। अपने कपड़े उतारती है और उसके साथ रात भी बिता लेती है। सुबह होती है जब उसके हाथ को पकड़ती है और देखती है तब उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ का नौकर है। कहती है मैंने क्या कर लिया, मैंने किसके साथ रात बिता ली। वहाँ पर योंगिंग आती है। पूरी तरीके से रुन हो चुकी हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। उसके गाल को पकड़ लेती है। कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम एम्परर के साथ रात बिता लोगी, ऐसा तो होने से रहा, थोड़ा मैंने किया क्योंकि तुमने सोचा कैसे कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ रात बिताओगे। मैजेस्टी को पता चलता है कि डुओ झाओ प्रेग्नेंट है। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं कि अब तुम अच्छे से रहोगी। कहती है कि हाँ अच्छे से रहूंगी। इधर योंगिंग कहती है कि देखो तुम अभी भी अच्छे से काम कर सकती हो लेकिन तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कहती ठीक है। दासी को पता चल जाता है कि योंगिंग डुओ चरण को आपस में देखा गया है, जरूर वो कोई ना कोई खेल खेल रही। कहती क्या करने से खेल खेलने दो, लेकिन मुझे पहले ही पता चल जाएगा। इधर सबको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। कहती है कि 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद मत करना वरना खतरा बढ़ता जाएगा। योंगिंग कहती है कि जाओ अब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तुम उस डुओ झाओ के बच्चे को मार दो, जैसे ही वो मर जाएगा ना तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। इधर बहुत तेज से चिल्ला रही होती है योंगिंग की उस डुओ चरण को भी साथ में मार देना। कहती है मैं बहुत ही क्रूएल हूँ लेकिन मेरे से क्रूएल तो तुम दोनों लोग हो जो मेरे को दूर भेज दिए। सारे एसोसिएशन आ जाते हैं एक साथ अटैक करने के लिए। वहां पर इम्प्रेस के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं लेकिन वो तो पहले से ही सावधान होकर बैठी और सामने योंगिंग जाती है।
जाती है जो है वहाँ पर डुओ झाओ को मारने के लिए, लेकिन सामने जो है ये आरू आ जाती है। कहती चोट तो नहीं लगी ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, बताओ कि हर बार आखिर तुम कैसे बच जाती हो, तुम क्यों बच जाती हो, बताओ ना। कहती है सरप्राइज, तुम्हारे बारे में तो मुझे हर एक चीज पता थी, इसी वजह से मैंने मैजेस्टी को बता दिया था, तुम्हारे ऊपर लगातार नजर रखी जा रही थी। कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। मैजेस्टी कहते हैं वो दिन कभी नहीं आएगा, कि आएगा, मैंने तुम्हें एक ऐसा पॉइजन दिया है जिसकी वजह से भी नहीं बचोगी, इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। देखते हैं कि यंगलिंग को भी पता चल जाता है। कहते हैं कि अब मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा, रिबेलियन बनना पड़ेगा। इधर हम योंगिंग और डू चैनल को देखते हैं, दोनों को साथ में पकड़ लिया जाता है। कहते हैं तुमने मुझे फोर्स किया था, अपने जाल में फंसाया, लेकिन देखो तुम भी पकड़ी गई। इम्प्रेस अब बताओ कि क्या करना है। तभी इम्प्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कहती देखा पॉइजन का असर बढ़ता ही जा रहा है, अब बताओ क्या करोगी। कि फिजिशियन के रूप में वहाँ पर यंगलिंग आ गया है इम्प्रेस को मारने के लिए, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम लोग आखिर किस हद तक नीचे गिरोगे। कहते हैं मैं एक विलन हूँ, तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकती। कहती है कि तुम बार्बियन से भी मिले, तुम योंगिंग और डुओ चरण से भी मिले थे, तुम कितने प्लान करोगे आखिर हम दोनों को दूर करने के लिए। कहता है मैं मार डालूंगा, याद रखो। लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी उसको मारने के लिए कहते हैं तो अपना गला वहाँ पर काट लेता है। मैजेस्टी कहते हैं जो होना था हो गया, उन दोनों को भी वहाँ से भेज दिया जाता है हमेशा के लिए कोल्ड पैलेस, और कभी न खाना देने का आदेश दिया जाता है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और पता चलता है कि उसको बेबी होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लगता है कि क्रिटिकल सिचुएशन है। काफी मेहनत के बाद फाइनली उसको बेबी हो ही जाता है। कहती है आ गया बेबी हो गया। वो तुरंत ही अंदर जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे तो लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।